नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। स्वागत है आपका डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन स्टडी क्लास में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टेंस पर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट दो टेंसों के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम अपना फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रेजेंट आपने सीखा, पास्ट आपने सीखा, अब बारी है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। तो उन 4 में से आज हम आपको 2 पार्ट की जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है और समझना है अपने 2 पार्टों को, ठीक। तो फ्यूचर की जब बात करते हैं यानी फ्यूचर टेंस का मतलब जो काम भविष्य में होने वाला हो, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे मैंने उसकी आपको पहचान बताई थी, ऐसे ही इसकी पहचान होती है कि जैसे ही इसमें गा शब्द लगेगा, गे शब्द आएगा, यानी गा से मतलब है गा, गी और ये शब्द, यानी ये शब्द इशारा करते हैं फ्यूचर की ओर। गा, गे और गी। फ्यूचर यानी गा से मतलब होगा फ्यूचर, जैसे है से मतलब होता है प्रेजेंट से, था से मतलब पास्ट और गा से मतलब फ्यूचर। तो अब जो वर्ब इसमें ऐड होगी, जैसे गा है तो जो हमारी मूल वर्ब होती है, मूल वर्ब है जैसे खेल, खेलना, खेलना। तो ये जो ना है, ना हट जाता है, खेलेगा, यानी इसका मतलब हो गया फ्यूचर, ठीक। तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो वाक्य के अंत में इसकी पहचान देख लेते हैं। वाक्य की पहचान 2 पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि भविष्य में इंडेफिनिट जो काम अनिश्चित होता है, यानी कोई काम होगा, जाएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे इसका अनुवाद करें हम। तो बच्चों, इसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हाउ टू ट्रांसलेट। अनुवाद कैसे करना है? हाउ टू ट्रांसलेट। देखिए, सब्जेक्ट होता है आई और वी। कौन कौन से? आई और बी। इनके साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब शैल। क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब शैल। ऑल अदर सब्जेक्ट्स इनके साथ यूज करना है बिल। क्या लगाना है? बिल। यानी आई वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे और जो भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ क्या लगेगा? बिल लगेगा। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला हो, पास्ट वाला हो, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही एस जोड़ते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, निगेटिव होने पर ही क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फ्यूचर में हमारी
विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव वाक्य यदि हमें इसका बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव, तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, विल के और शैल के बाद में होगा। इसका क्वेश्चन बनाना है तो विल और शैल का यूज वाक्य के प्रारंभ में होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल समझेंगे। यह लड़का मेरा कार्य करेगा। अब बच्चों देख लेते हैं कौन, यह लड़का करेगा यानी वर्ब हो गई, क्या, मेरा कार्य यानी कि सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे। तो दिस बॉय विल का प्रयोग होगा, करने को डू, और क्या है, माई वर्क, डू माई वर्क। दूसरा, तुम अब उसे विज्ञान नहीं पढ़ाओगे। नेगेटिव वाक्य हो गया। देखो सब्जेक्ट हुआ तुम, नहीं पढ़ाओगे वर्ब हो गई, नेगेटिव वर्ब हो गई, तुम नहीं पढ़ाओगे, उसे विज्ञान एक हो गया, उसे एक हो गया विज्ञान, ये एडवर्ब है। बच्चों इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो मैंने बताया था कि सजीव वाले को पहले रखना है। तुम, यू, अब इसमें नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट, पढ़ाने की हो गई टीच, यू विल नॉट टीच यानी नहीं पढ़ाओगे, उसे हिम, टीच हिम, क्या, साइंस, SCIENCE, क्या बचा, नाउ। तुम अब उसे विज्ञान नहीं पढ़ाओगे। एक क्वेश्चन वाला देख लेते हैं, क्या हम यहाँ रुकेंगे, क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ रुकेंगे। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हम के लिए क्या यूज होगा इसमें, बी। तो अब देखिए, अब इसमें क्या शुरू में लगा हुआ है, तो हम के साथ हम यूज करेंगे शैल, वी। रुकेंगे, रुकने को कहते हैं स्टे, ठहरना, स्टे, क्या बचा, हियर। इस तरीके से 1 2 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए, यानी आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग और अन्य के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। वाक्य की फॉर्मेशन जो रचना है हमारी वही रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और शेष जो अदर वर्ड्स हैं वो बाद में रखने होंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं। कुछ और अभ्यास कर लेते हैं वाक्यों का, जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा। तो कौन की अंग्रेजी हु होती है, हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी। वहाँ कौन जाएगा, हु विल गो देयर, हु विल गो देयर। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। इस तरीके से अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने आपको बताया था, रहा और रही, लेकिन इसमें रहा रही के साथ क्या जुड़ना होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी जो पहचान है रहा और होगा, होगा, रही, होगी। क्या आता है? रहा, होगा, रही, होगी, यानी रहा के साथ होगा और होगी सब जुड़े होंगे। तो बच्चों गा जो शब्द आया है गा गी के की अंग्रेजी मैंने क्या बताई? विल सेल। गा की अंग्रेजी विल सेल। रहा रही की आईएनजी लगती है, यानी वर्ब में हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगानी है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट, यानी अनुवाद कैसे करें? हाउ टू ट्रांसलेट। हाउ टू ट्रांसलेट। इसमें भी बच्चों आई और बी, आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग करना है मेन वर्ब, और ऑल अदर सब्जेक्ट विद ऑल अदर सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करना है, विल बी। और क्या करना है? वर्बिंग, यानी वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी। वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। तो करते हैं, देखिए इसे भी एग्जाम्पल में। रमेश कल शहर जा रहा होगा। देखिए ग्रामर में तो ऐसे वाक्य उपयोग में आते हैं, लेकिन बोलचाल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग कम होता है। जो निकट भविष्य वाले हैं उसमें होता है, लेकिन इस तरीके से जो ग्रामेटिकल हैं उसमें इनका प्रयोग कम होता है बोलचाल में। रमेश कल शहर जा रहा होगा, तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। देखिए कौन जा रहा होगा? रमेश। अब गागी के की अंग्रेजी तो वही लगेगी, रमेश। विल का प्रयोग करोगे, विल बी लगाओगे, विल बी। अब जा रहा, देखिए जाने को कहते हैं गो, रहा रही को कहते हैं आईएनजी, विल बी गोइंग। कहाँ जा रहा होगा? टू सिटी। कब? कल, टुमारो। कल दो होते हैं, एक बीता हुआ, एक आने वाला। बीते हुए को यस्टरडे और आने वाले को टुमारो कहते हैं। मैं दूसरा है, मैं अगले सप्ताह परीक्षा दे रहा हूँगा, दे रहा हूँगा। तो बच्चों मैं इसका अनुवाद होगा आई, और आई के साथ देखिए गागीगे, आई सेल। अब बच्चों परीक्षा देना, परीक्षा देना इसकी इंग्लिश होती है टेकिंग एग्जाम। अब सेल के साथ भी होगा, आई सेल बी टेकिंग एन एग्जाम। परीक्षा दे रहा हूँ कब? अगले सप्ताह। अगले को कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं अगले सप्ताह परीक्षा दे रहा हूँगा, दे रहा हूँगा। देखिए होने की अंग्रेजी हो गई बी, विल बी और सेल बी।
कर रहा हूँगा, जा रहा हूँगा, फिर रहा हूँगा। अब बात नेगेटिव की करते हैं। यदि ऐसा वाक्य आपको नेगेटिव मिलता है तो हमें नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद करना है, विल के और शैल के बाद करना है। शैल नॉट बी, विल नॉट बी, क्या करना है? शैल नॉट बी, विल नॉट बी, ध्यान रहेगा। और यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव आता है तो केवल विल शैल को हम बाहर लेकर आएंगे। जैसे क्या तुम खेल रहे होगे, विल यू बी, विल यू बी प्लेइंग। मैं कह रहा हूँ कि तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। अब कह रहे हैं कि क्या तुम खेल रहे होगे, तो देखो यू के साथ जो विल लगा है इस विल को हमने यहाँ लाना है, विल और बाकी सब ऐसे रहना है, विल यू बी प्लेइंग। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दोनों का अभ्यास मैंने कराया, समझाए। इन सबको समझना है, हल करना है, ठीक है। बुक में कुछ एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं पीडीएफ के थ्रू आपको फ्यूचर की एक्सरसाइज दूंगा, यानी फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट के भी उसमें सेंटेंसेस होंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के भी होंगे। उस एक्सरसाइज के जो सेंटेंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है, यानी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना होगा। पहले आप रफ करके देखिए, आसानी से हो जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बनाना कुछ कठिन नहीं है क्योंकि रूल हम पता चल चुके हैं, कर सकते हैं। तो हमारा जो टेंस का क्रम था, जो 2 पार्ट हमारे शेष रह गए हैं, उनको हम अगले सिलेबस में यानी एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। यहाँ तक हमने करने थे वो हम कर चुके हैं, यानी जो ज़रूरी थे प्रेजेंट, पास्ट बहुत ज़रूरी हैं, फ्यूचर के 2 पार्ट, क्योंकि वो जो 2 पार्ट हमारे हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, उनके प्राय वाक्य कम आते हैं। उनको हम जैसे ही कक्षाएं लगेंगी तो आपको समझा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम टेंसों को समझा। टेंसों का ये पूरा टॉपिक हमारा पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के साथ हम अपनी वीडियो में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए।